कैसा था वो जर्नी जब प्रेप कर रहे थे, एग्जाम दिया आपने? सो आई थिंक जो भी मैंने सुना था सिविल सर्विसेज जर्नी के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट था। मतलब जितना भी बाहर से सुना था कि बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बट आई थिंक जो मुझे सिविल सर्विसेज में चीज़ अलग लगी, वन वाज़ अराउंड द पर्सपेक्टिव। ओएसडी इज़ अ पर्सन जो बहुत क्लोज होता है मिनिस्टर के। ही कुड बी अ पर्सन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर सेक्टर। एंड secretary is usually an IAS officer. So I was lucky enough to work directly with them और मुझे ये एक्सपोजर मिला कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है या गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस प्रोसेस है। होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में या पॉलिसी को लाने में। और जो प्रोग्राम आपने जिस प्रोग्राम के थ्रू आपने ज्वाइन किया था, हम्म। उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए कि श्योर। कैसे स्ट्रक्चर होता है हम्म। एंड क्या ये प्रोग्राम कोई भी दे सकता है? जैसे नॉर्मल सीए स्टूडेंट भी दे सकते हैं, करेक्ट। कोई ग्रेजुएट भी दे सकते हैं। करेक्ट। ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों को शायद पता ही नहीं है हम्म। कि गवर्नमेंट में ऐसे कोई प्रोग्राम रन हो रहे हैं और आप करेक्ट। एज अ कैंडिडेट जाके काम कर सकते हो गवर्नमेंट करेक्ट। से। तो करेक्ट। प्रोग्राम क्या है? इसके साथ में आपने ऑलरेडी यू आर गाइडिंग सीए स्टूडेंट्स, राइट। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती है एक बार सीए बनने के बाद? हम्म। क्या कंफ्यूजन होता है, तो क्या चैलेंज आता है, वो आप? Hello guys, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for competitive exams in finance. And to help students to prepare better in their career, we have a lot of podcasts coming up with a lot of industry veterans and people who are already part of the industry. And as such, one such discussion is with what we're going to be starting out now with Garvit. Garvit is somebody who has already cleared CA, worked with a finance division of a company, moved to also supporting CA students in terms of guiding them in their career, and also worked in the with the Ministry of Commerce and Ministry of Commerce with respect to their policy making division, and also joined a consulting company supporting in the policy side. So, and this podcast is going to be in Hindi. So, Garvit, first of all, thank you very much join करने के लिए. जो मैंने एक brief introduction दिया, राइट सर। आप उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए अपने स्टार्ट टू एंड अभी तक जो आपने किया है, श्योर। कि क्या क्या चीज़ें हुई, क्या फील्ड में थे आप, कैसे हुआ सब कुछ? First of all, thank you so much, sir, for having me here. My pleasure. So, in terms of my journey, मैंने obviously CA start किया था. Although CA से पहले भी the history was कि मैं IIM इंदौर गया था. I wanted to pursue MBA, the 5-year integrated program in management. But I think one of the things that I realized there was कि उतना मुझे flexibility नहीं मिलता शायद, क्योंकि I would have locked myself there for 5 years and then मैं simultaneously कुछ और pursue नहीं कर पाता. And then I come from a family of chartered accountants, so maybe then I thought that is a better field for me to go ओके, into. ठीक है। तो then मैं सीए में एंटर किया। सीए करने के लिए ऑब्वियसली मुंबई वाज द नेचुरल चॉइस, तो दैट्स हाउ आई केम हियर इन मुंबई। मैंने अपना ग्रेजुएशन केसी कॉलेज से किया था इन बीकॉम एंड आई वाज आल्सो साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर सीए। तो सीए बाय गॉड्स ग्रेस मेरा ऑल थ्रू ऑल द लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। ओके, इन टर्म्स ऑफ माय आर्टिकलशिप, मैंने केपीएमजी से डायरेक्ट एंड इंटरनेशनल टैक्स में आर्टिकलशिप किया है। तो आई थिंक वो 3 साल मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला टैक्स वर्ल्ड को जानने में, कि हाउ डू थिंग्स रियली वर्क इन द डायरेक्ट टैक्स फील्ड, एंड मोर देन एनीथिंग कि एक्सपोजर इस सेंस में मिला कि जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं आप उनको कैसे एडवाइस करते हो ओके। कंप्लायंस में भी और एडवाइजरी में भी। सो दैट इज़ व्हेन मैंने 3 साल आर्टिकलशिप किया। उसके बाद पोस्ट माय सीए कंप्लीशन जर्नी मैं बीपीसीएल में काम किया इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस डोमेन। आई वाज पार्ट ऑफ नॉट कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैं एलपीजी बिजनेस फाइनेंस में था। सो एलपीजी सेक्टर को मैं देखता था एंड आई वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो ओके। गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम थी। उसमें जो डीबीटीएल क्लेम्स होते थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हाँ, ऑफ द हाँ। सब्सिडी, तो मैं उनके क्लेम्स अलॉन्ग विद दैट हर मंथ एंड पे जो एलपीजी की प्राइसेस डिसाइड होती थी, तो आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग दोज प्राइसेस। सो ये कुछ मेरे की केआरएस थे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने जॉनसन एंड जॉनसन में काम किया। सो आई वाज आल्सो ऑन द प्राइवेट साइड ऑफ थिंग्स। वहाँ पे मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लस अगेन बिजनेस फाइनेंस में मेडिकल डिवाइसेस डिवीजन में था। तो ओके, अगेन दैट वाज अ स्पेसिफिक फील्ड। उसने मेरी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस डोमेन को लेके और बढ़ाई कि कैसे नेविगेट करते हो आप चीज़ों को, कैसे फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग से आप बिजनेस डिसीजंस और मैनेजमेंट को हेल्प करते हो। ओके। अलॉन्ग विद दैट सो फाइनेंस ये फील्ड था ही, लेकिन मेरे को ये शुरुआत से क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। और एक सेकंड,
श्योर। सो अभी 2017 में आपका सीए कंप्लीट हुआ, परफेक्ट, बिल्कुल। उसके बाद 2 साल आपने फाइनेंस डिवीजन में काम काम किया, किया 2019 तक। 19 एंड 19 अप्रैल में तक, मिड 19। एंड देन यू डिसाइडेड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। सो मेरे को क्लियर था कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना है। सो इन 2 सालों में मैंने कोशिश की कि मैं जॉब के साथ वो ट्राई करूँ। मैं कर रहा था कोशिश, बट मुझे लगा कि मैं पूरा जस्टिस नहीं दे पा रहा था प्रिपरेशन को। और देन मैंने ये भी सोचा कि मैंने अपने मेंटोर से और लोगों से बात की कि व्हाट वुड इट टेक फॉर मी टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज एंड टू रियली गो अबाउट इट। तो आई थिंक मैंने ये रियलाइज़ किया कि सिविल सर्विसेज में फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अगेन लाइक आप किसी भी कोर्स को करते हैं तो यू हैव दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो वो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए देर आर अ फ्यू सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स वो आप डिसाइड करते हैं कि आपकी नींव कितनी मजबूत होगी। तो आई थिंक मैं वो सब पढ़ रहा था, बट देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें और अच्छे से घुसने के लिए मेरे को आई थिंक और फुल टाइम प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं टाइम ज़्यादा निकाल नहीं पा रहा था क्योंकि फाइनेंस जॉब्स आर यूजुअली हेक्टिक, जो सीएस के कोर एरियाज होते हैं। तो देन मैंने ये भी सोचा कि एज इज बाय माय साइड, आई वाज ओनली 23 तब तक। तो मैंने सोचा दिस इज द टाइम दैट आई टेक द प्लंज, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं छोड़ के फुल टाइम जॉब छोड़ के फुल टाइम प्रिपेयर करूंगा। तो तभी मैं मुंबई से 2019 में दिल्ली शिफ्ट हुआ प्रिपरेशन अभी के लिए। यहाँ पे आपके सामने कोई एग्जांपल था जिसने सीए प्रेप किया है या सीए कंप्लीट किया है एंड देन ही इज गोइंग टू सिविल सर्विस? यस, एब्सोल्युटली। सो इन इस बात में आई वाज लकी इनफ, मैं यहाँ पे मुंबई में आरवीजी हॉस्टल में रहता था अंधेरी में। दैट्स अ हब फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स। बेसिकली जो आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं वो सब वही होते हैं, ओके एंड दे प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल्स। सो मेरे जो एक दो सीनियर्स थे ऊपर, उन्होंने क्वालिफाई किया था और उनसे हमारा बात हुआ था इन टर्म्स ऑफ कि अब वो आगे क्या करना चाह रहे हैं। सो आई रिमेंबर वन ऑफ द मेंटर्स क्लियरली, अतिराग चपलोत, and he's an IAS officer right now. So he was a CA rank holder back then, and he also had that clarity कि I don't want to be in the traditional CA role of say audit or taxation, but he also wanted to try his hands at civil services. So I think he became my role model in terms of कि अच्छा this is something जो मैं भी देख सकता हूँ। And I think RVG as a unit बहुत सही था। We had a lot of alumni who passed out from RVG जो आज भी शायद civil services में कहीं चले गए हैं या फिर दे आर इनटू सम डिफरेंट फील्ड्स। तो ये सारे कुछ सेशंस वगैरह होते थे, दैट रियली हेल्प ओपन माय माइंड कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं एरियाज में काम करना है सीए के। बेसिकली तो फिर मैं सीए को ऐसे देखने लग गया कि इट्स अ डोर फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जिसमें मैं जा सकता हूँ सीए करने के बाद। आई थिंक एक वो स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिल गई कि अच्छा नाउ आई एम अ सीए, तो मैं मे बी एक्सपेरिमेंट करके दूसरी फील्ड्स में एंटर कर सकता हूँ। ओके और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ पे 2019 में। 19 में, करेक्ट सर। तो कैसा था वो जर्नी जो प्रेप कर रहे थे, एग्जाम दिया आपने? सो आई थिंक जो भी मैंने सुना था सिविल सर्विसेज जर्नी के लिए उतना ही डिफिकल्ट था। मतलब जितना भी बाहर से सुना था कि बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है, जो उसके चैलेंजेस होते हैं प्रेपरेशन जर्नी के, वो आई थिंक मुझे लगा कि क्वाइट जो बोलते हैं बिल्कुल सही चीज़ लगी। आई थिंक एज एज अ सीए मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको हार्ड वर्क और ये तो एफर्ट्स डालने ही है। और वो मेरे लिए चैलेंज नहीं था क्योंकि वो सीए में मैं कर चुका था। एज अ सीए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और वो करते हो तो पुटिंग दोज आवर्स इज नॉट डिफिकल्ट। बट आई थिंक जो मुझे सिविल सर्विसेज में चीज़ अलग लगी, वन वाज अराउंड द पर्सपेक्टिव। क्योंकि ऑल्दो सीए में भी ये लगा था कि वी रीड अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी बट वी आर स्टिल रेस्ट्रिक्टेड टू कॉमर्स फील्ड ओनली। बट यूपीएससी में मैंने ये रियलाइज किया कि मैं सब कुछ पढ़ रहा था। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा था, मैं सिक्योरिटी पढ़ रहा था, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहा था, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहा था। तो इट फेल्ट लाइक कि मैं वापस से एक तरह से अपने स्कूल डेज में जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीज़ों को रिलिव कर रहा था। तो आई थिंक व्हाट दैट डज इज इट ओपन्स योर पर्सपेक्टिव टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और आप फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट होके नहीं सोचते हो। तो ये चीज़ जो एक मुझे सीए में लगती थी कि कभी कभी हम बहुत नैरो माइंडेड होके बस हमारे ही डोमेन तक सोचते हैं एंड वी डोंट थिंक बियॉन्ड इट। So what UPSC does as a thing is कि it opens your perspective and widens your horizon. That is one. Second difference जो मुझे majorly लगा I think in terms of patience. Although CA भी एक ऐसी जर्नी है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बट अगर आप स्ट्रिक्टली CA फाइनल देखो तो हम प्रिपेयर करते हैं 4-5 महीना, वी गिव आर एग्जाम्स। वेयर यूपीएससी इज डिफरेंट इज एक तो इसका एग्जाम साइकिल बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट 1 साल का आपका एग्जाम साइकिल है, तो आपको वहीं पे बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। सेकेंडली मिनिमम एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको 1 साल अपना सिविल सर्विसेज में देना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गो एंड अटेम्प्ट द एग्जाम।
क्योंकि जैसा मैं बोल रहा था वो Right. फाउंडेशन, वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए टाइम जाता है। Hmm. तो आपको वो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए 4-6 महीने लगेंगे। उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स के बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ने के लिए फिर आपको 4-6 महीने लगते हैं। तो ऑल इन ऑल वो कंफर्ट आने के लिए आपको 1 साल का टाइम देना मिनिमम मैंडेटरी है, ऐसा मेरे को लगता है। अलॉन्ग विद दैट आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने होते हैं। तो Right. यूपीएससी में आप करिकुलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द स्टैटिक पोर्शन, द अदर इज द करंट अफेयर्स पोर्शन। Okay. तो स्टैटिक इज यूजुअली ये सारे जो सब्जेक्ट्स हो गए जो चेंज नहीं हो रहे, कि इंडियन पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। दीज आर समथिंग जो हो चुका है, सो दिस विल नॉट चेंज इन पास्ट। Hmm. इनसे रिलेटेड चीजें करंट अफेयर्स में आती रहेगी, तो आपको वो ब्रश अप करना रहेगा। सो बट एटलीस्ट ये चीजें आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स और फाउंडेशन को बनाते हैं। Okay. एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज करंट अफेयर्स। So current affairs is all about what's happening around the world, and then current affairs is something that cuts across all these areas and all these subjects, बराबर. right? Okay. तो आप उसमें सब कुछ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो बेसिकली यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको ये 2 एरियाज और ये 2 फैसेट्स को बैलेंस करना होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चैलेंज था विच वाज डिफरेंट फ्रॉम सीए फाइनल, क्योंकि सीए फाइनल में हम यही सोचते थे कि चलो आई हैव 8 सब्जेक्ट्स, तो मैं बस सब्जेक्ट वाइज ही प्रिपेयर करूंगा, एंड द फोकस वाज मच मोर ऑन क्लियरिंग द एग्जाम। एंड मुझे एक और चीज़ जो रियलाइज हुई कि स्टैंड अलोन तरीके से देखते थे हम सब्जेक्ट्स को, लाइक देयर इतना इंटरलिंकेजेस नहीं करते थे। वेयर जो यूपीएससी ने मुझे ये सिखाया कि आप चीज़ों को स्टैंड अलोन नहीं देखो, आप इंटीग्रेट करो। Right. इज बेसिकली आप हिस्ट्री की लर्निंग या हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को आप पॉलिटी में यूज कर सकते हो, पॉलिटी का कुछ पिकअप करके आप कहीं और यूज कर सकते हो। सो इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत इंटीग्रेटेड हो जाती है, एंड आप बहुत ज़्यादा फिर अच्छे से चीज़ों को समझने लगते हो। ओके. फिर वहाँ पे आपके कैसे अटेम्प्ट्स थे, कैसा हुआ इन Sure. टर्म्स ऑफ Right. आई सी? तो मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो 2001, जैसे मैं बोला था, 1 साल मैंने पूरा प्रिपेयर किया। 2020 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, एंड दैट वाज आल्सो द ईयर जब कोविड आ गया था। तो उस वजह से साइकिल थोड़ा शिफ्ट हो गया था फ्यू मंथ्स लेटर। यूजुअली प्रीलिम्स मई जून के अराउंड होता है, तो प्रीलिम्स शिफ्ट हो गया था अक्टूबर में। तो उस वजह से थोड़ा और ज़्यादा टाइम मिल गया प्रिपरेशन को। तो आई थिंक मेरा फोकस वही था कि मैं अपने कोर एरियाज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखूँ, एंड देन उसको मैं करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करूँ या ऐड ऑन करूँ उन चीज़ों को। तो आई थिंक मैंने प्रीलिम्स दिया, आई क्लियर्ड प्रीलिम्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड उससे मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। आई वेंट ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मेंस। तो प्रीलिम्स अभी तक जो स्टेज है वो एक एमसीक्यू बेस्ड स्टेज है। यू हैव 4 ऑप्शंस एंड इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम। एक कट ऑफ डिसाइड होता है डिपेंडिंग अपॉन उस साल कितनी वैकेंसीज है, एंड इफ यू क्लियर दैट कट ऑफ यू एडवांस ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मेंस। मेंस में आपको लिखना पड़ता है? मेंस इज एंटायरली सब्जेक्टिव, आपको 9 पेपर्स लिखने होते हैं। एंड आई थिंक ये मैं बहुत बोलता हूँ कि दिस इज यूपीएससी इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज, नॉट वन ऑफ दोज, आई गेस द ओनली एग्जाम। जब वही है कि जब तक हम सीए करते थे तो हमें लगता था सीए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है, क्योंकि आपने एक एग्जाम आज दिया, यू गेट अ ब्रेक ऑन द नेक्स्ट डे, और आपको फिर से ऑल्टरनेट डेज पे एग्जाम देना होता है। बराबर. ये तब तक डिफिकल्ट लगता था जब तक मैं यूपीएससी मेंस में नहीं गया, क्योंकि यूपीएससी मेंस सिर्फ एक ऐसा एग्जाम, आई थिंक प्रोबेबली कंट्री में तो डेफिनेटली शायद वर्ल्ड में भी, जहाँ पे हमें एक दिन में 2 एग्जाम्स देने हैं 3-3 घंटे के। सो नेक्स्ट दिन वापस? नेक्स्ट डे वापस है। सो मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी मेंस में 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, विच इज वन इज इंग्लिश कंपल्सरी, अदर कुड बी वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे लिए हिंदी वो कंफर्टेबल था। देयर आर रीजनल लैंग्वेजेस लाइक मराठी, गुजराती, कन्नड़ा एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। दीज आर क्वालिफाइंग पेपर। इसमें आपको 25 एंड 33% बेयर मिनिमम स्कोर करना पड़ता है टू एडवांस। इसके अलावा देयर आर 7 पेपर्स इन द मेन स्टेज। वो 7 पेपर्स आपके मेरिट में ऐड होते हैं टू डिसाइड कि आपको आगे आप एडवांस करोगे कि नहीं, और आपकी मेरिट में क्या रैंक आएगी। सो इफ आई हैव टू टेल यू द पेपर्स, एक होता है GS1, GS2, GS3, GS4। ये 4, GS मीन्स जनरल स्टडीज। सो ये 4 जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं। उसके बाद एक एसे का पेपर होता है, सो ये 5, एंड देन 2 पेपर्स होते हैं ऑन द ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो बेसिकली यूपीएससी क्या करता है, आपको 25 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वैरायटी देता है, और आपको अलाउ करता है कि आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करो। सो मैं क्योंकि सीए और कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो मेरे लिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाज द नेचुरल चॉइस टू पिक दैट सब्जेक्ट। सो दीज आर द 7 पेपर्स। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम कैसे होते हैं, तो डे 1 पे आपका एसे एग्जाम होता है। यू हैव टू बेसिकली राइट 2 essays in 3 hours विद इन सम 1250-1500 वर्ड्स के अराउंड 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं। उस दिन से ये ऐसे का एग्जाम होता है। सेम नेक्स्ट डे पे क्या होता है, GS1 और GS2 2 एग्जाम्स एक साथ होते हैं। तो GS1 का टाइमिंग होगा 9 to 12, आपको 2 आवर्स का ब्रेक मिलेगा बीच में। GS2 विल बी 2 to 5।
इसी तरह से देन Okay. उसी के नेक्स्ट डे GS3 और GS4 होगा 9 to 12 एंड 2 to 5। तो इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको सिर्फ एक ग्रेजुएट होना है एग्जाम में अपीयर करने के लिए। उसके अलावा यूपीएससी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतना एक मिनिमम परसेंटेज है, आई गेस 45 या समथिंग। तो अगर आपने उससे ज्यादा आपके ग्रेजुएशन में स्कोर किया, यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है क्योंकि सिर्फ इतनी सी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सो द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, दैट इज अ वेरी वाइड रेंज। तो आपको वो लोग भी मिलेंगे जो एकदम कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट्स है, आपको प्रोफेशनल लोग भी मिलेंगे, सीए सीएस लॉयर्स वाले, आपको वो लोग भी मिलेंगे जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं इस फील्ड में, और आपको वो लोग भी मिलेंगे जो शायद 5 7 10 साल का वर्क एक्स लेके फिर अब आना चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज में। तो इस रीजन से इतनी ज्यादा वैरायटी है सिविल सर्विसेज में। वहां पे प्रेप करते हुए आपको सीएस मिले? यस। तो आई थिंक प्रेपरेशन में मुझे पर्टिकुलरली मेरे टाइम पे सीएस मिले थे, और मेरे टाइम पे मैंने ये देखा था कि थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा था। उससे पहले मैं बहुत हार्डली देखता था कि कोई भी सीएस फील्ड में जाता था, बिकॉज ए आई थिंक इतना अवेयरनेस नहीं था, एंड सेकेंड आई थिंक अवेयरनेस था भी तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि हाउ डू यू प्रिपेयर, क्योंकि उतने इनफ रिसोर्सेज या उतना गाइडेंस अवेलेबल नहीं था मार्केट में। बट आई थिंक मेरे साथ मैंने ये देखा कि मेरे काफ़ी दोस्त भी आए जो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, और हम लोग का जब प्रेपरेशन फेज में भी 8 10 लोगों का अच्छा बंच ऑफ पीपल थे जो हम सीए क्वालिफाई करके और फिर इस फील्ड में आए। तो आई थिंक मैंने वो सपोर्ट देखा और मैंने ये समझा कि धीरे धीरे अब सीएस भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। और जो मैंने गवर्नमेंट साइड से चीज़ें देखी तो मैंने ये समझा कि सीएस और जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं उनकी बहुत इमेंस रिस्पेक्ट होती है गवर्नमेंट में, क्योंकि उनको ये समझ आता है कि अगर वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा रिगरस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई वैसे मेहनत कर ली है। करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके वो आए हैं, एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि उनको समझ आता है इतना पढ़ाई करके इतना समझ करके वो आए हैं, राइट तो दे कैन बी ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स टू द नेशन बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ दैट। राइट। तो ये मैंने डिफरेंस तो रियलाइज किया। उसके बाद आपने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ एक फेलोशिप प्रोग्राम किया करेक्ट था, करेक्ट वो आफ्टर दैट आईएएस का प्रेप, राइट यूपीएससी डन, देन आपने वो स्टार्ट कर दिया? करेक्ट। सो आई वाज नॉट डन विद आईएएस प्रिपरेशन, मैं तब भी प्रिपेयर कर रहा था। ओके। बट जैसे मैंने जब 2 साल दे दिए थे प्रिपरेशन को, तब मुझे समझ आया कि अब मैंने अपने लिए एक फाउंडेशन बना दिया है। सो प्रॉबेबली अब मैं क्या कर सकता हूँ कि काम के साथ साथ भी कुछ कर सकता हूँ। तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग कि ऐसी कौन से तरीके हैं कि मैं प्रैक्टिकली काम करके या जो भी मैं थियोरी में पढ़ रहा हूँ उनको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूँ। तो मैं ये देखने लग गया कि क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स करती है, देन देर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, इनमें ये वाले बहुत सारे रोल्स होते हैं जहाँ पे आप इन बैकग्राउंड के साथ और क्लोजली गवर्नमेंट के साथ काम करते हो। देन पैरेलली पॉलिसी कंसल्टिंग की फर्म्स होती है। देन देर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च थिंक टैंक्स जिनका काम होता है कि दे आर इनटू कोर फील्ड ऑफ रिसर्च, समझा। एंड दे वर्क वेरी क्लोजली विद गवर्नमेंट, दे वर्क क्लोजली विद एनजीओज, उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं वो। सो दे डू अ लॉट ऑफ दिस। और ये सब चीज़ें मैंने देखा दिल्ली में इनएविटेबली ज़्यादा होती थी, क्योंकि दिल्ली वाज द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? राइट। तो ऑल दीज थिंग्स द हब हैज़ टू बी दिल्ली। वेरएज मुंबई में मैंने ये देखा कि मुंबई वाज मोर ऑन द फिनटेक साइड। सो यहाँ पे भी मैंने देखा पॉलिसी लेवल पे चीज़ें हो रही है, बट दिस इज मोर इंडस्ट्री स्पेसिफिक। फिनटेक इज समथिंग जो मुंबई में बहुत ज़्यादा इवॉल्व और चल रहा है। बट ऑल इन ऑल मुझे ये लगा कि दिल्ली में मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखी, तो तब मुझे ये वाली अपॉर्चुनिटी दिखी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री में रह के मैं वो एक्सपोजर गेन कर सकता हूँ। एंड आई थिंक आई वॉज वेरी ब्लेस्ड एट दैट टाइम कि जिस टाइम पे मैंने एंटर किया बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही थी। इंडिया यूएई के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा था, देन एज सुन एज दैट गॉट ओवर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड अग्रीमेंट किया। और मेरे बैकग्राउंड की वजह से, बिकॉज द मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज अ सीए, सो ही अंडरस्टूड माय बैकग्राउंड एंड माय पोटेंशियल, सो ही इन्वॉल्व मी एज पार्ट ऑफ हिज कोर टीम, एंड ही वाज हैंडलिंग 3 डिफरेंट पोर्टफोलियोज तब। वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, वो टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स थे, और वो कंज्यूमर अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर थे। सो हाउ इट यूजुअली वर्क्स इज कि एक मिनिस्टर का ऑफिस होता है, यूजुअली जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं उनका एक खुद का ऑफिस होता है विच इज देयर कोर टीम। तो उस कोर टीम में प्राइवेट सेक्रेटरीज एंड ओएसडीज होते हैं। ओएसडी इज अ पर्सन जो बहुत क्लोज होता है मिनिस्टर के, ही कुड बी अ पर्सन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, and secretary is usually an IAS officer. So I was lucky enough to work directly with them.
और मुझे ये एक्सपोजर मिला कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है या गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में या पॉलिसी को लाने में। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये ऑब्जर्व की कि जैसे जब भी कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पे नेगोशिएशन होता है, तो जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं नेगोशिएशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने देखा कि नेगोशिएशन को आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। राइट। सो मैं यूजुअली उन मीटिंग्स का पार्ट होता था जब हम ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट उधर के ट्रेड मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करते थे, और लिटरली जैसे HSN कोड्स के डिफरेंट हमारे लाइन आइटम्स होते हैं, फर्स्ट लेवल पे ये थॉट प्रोसेस जाता है कि हम क्या क्या आइटम्स को हमारे अग्रीमेंट में रखना चाहते हैं, व्हाट आर द एरियाज वी वांट टू कीप आउट। सो फॉर एग्जांपल इंडिया यूएई के बहुत म्यूचुअली कॉर्डियल रिलेशंस है, सो वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द ट्रेड अग्रीमेंट। बट इफ आई टॉक अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व है और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स में बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है। बट इफ़ यू लुक इट फ्रॉम इंडियाज कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सपेक्टिव, इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री नेसेंट स्टेज पे है एंड हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल इन द एग्रीकल्चर। So then it was that thought process of consciously keeping aside the entire dairy sector from free trade agreement, क्योंकि ऐसा सोचा गया कि अगर हमने अपना मार्केट ओपन अप कर दिया ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर्स के लिए, तो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये रियलाइज किया मैंने, और ये देखा कि प्रैक्टिकली कोई भी डिसीजन पे अराइव करने से पहले कितना थॉट प्रोसेस जाता है, और एक एक लाइन आइटम पे डिस्कशन होता है कि आप इसे रखना चाहते हैं कि नहीं। आपने रखा, देन आप डिसाइड करते कि आप क्या उसका टैरिफ रेट रखेंगे, यू वांट टू कीप इट एट 0% इम्पोर्ट ड्यूटी, या आप कुछ ड्यूटी लेवी करना चाहते हैं। तो ये साइड ऑफ थिंग्स वाज समथिंग विच वाज काइंड ऑफ एन आई ओपनर फॉर मी कि एक जब जब हम नहीं होते, हम एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से सोच लेते कि गवर्नमेंट शायद इतना थॉट प्रोसेस नहीं देती होगी, बट देन मुझे ये चीज़ समझ में आई कि अ लॉट ऑफ थिंकिंग गोज बिहाइंड जब भी गवर्नमेंट एक छोटा सा डिसीजन भी लेके आती है। तो वंडरफुल। और जो प्रोग्राम आपने, जिस प्रोग्राम के थ्रू आपने ज्वाइन किया था, उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे स्ट्रक्चर होता है, एंड क्या ये प्रोग्राम कोई भी दे सकता है, जैसे नॉर्मल सीए स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, कोई ग्रेजुएट भी दे सकते हैं। करेक्ट। ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों को शायद पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट में ऐसे कोई प्रोग्राम रन हो रहे हैं और आप एज अ कैंडिडेट जाके काम कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ। तो प्रोग्राम क्या था? राइट। सो मेरा जो प्रोग्राम था उसका नाम यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम था। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम बेसिकली वर्ल्ड बैंक का बेबी चाइल्ड और वो कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल के आया है। तो 2013-14 के अराउंड जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, आई गेस मोंटेक सिंह अहलूवालिया वाज द चेयरमैन, ही ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, वेयर इन द आइडिया इज कि जो भी यंग लोग निकल के आ रहे हैं अपनी फील्ड से, उनको हम गवर्नमेंट साइड में एक्सपोजर दे, सो दैट दे कैन बिकम द लीडर्स ऑफ फ्यूचर एंड टुमारो। सो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है यंग प्रोफेशनल वाला, दिस इज समथिंग जो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी मिनिस्ट्रीज में आज की तारीख में रन कर रहा है। नाउ इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्राम, हाउ दिस यूजुअली वर्क्स इज कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स और ग्रेड्स होते हैं इसमें। सो एक ग्रेड होगा जो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल्स के लिए होगा, लाइक CA CS लॉयर और CFAs और पीपल विद FRM। एक होगा जो यंग ग्रेजुएट्स के लिए होगा, एक होगा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोगों के लिए होगा। तो अगेन इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, एंड देन बेसिकली देयर आर अ फ्यू इंटरव्यूज एंड ऑल दैट यू हैव टू क्रैक। एंड बेसिकली आई थिंक जो मैंने रियलाइज किया कि ये इंटरव्यूज या ये चीज़ नॉर्मल CA FRM जॉब से कैसे अलग है, इन द सेंस कि CA FRM आर वेरी स्पेशलिस्ट कोर्सेज, राइट। यू नो कि आपको उसी में एरिया में जा रहा है और आपकी एक्सपर्टीज उस एरिया में। बट आई थिंक गवर्नमेंट में क्या होता है, एटलीस्ट एट द इनिशियल स्टेज जब आप एंटर कर रहे होते हो, आपको एक जनरलिस्ट एटीट्यूड और माइंडसेट से जाना होता है। यू हैव टू बी ओपन अप टू डिफरेंट थिंग्स, और आपको वो अवेयरनेस और वो क्यूरियोसिटी दिखानी ज़रूरी है कि आप ओपन टू लर्निंग डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट सेक्टर्स है, क्योंकि वहाँ से आपकी लर्निंग बिल्ड होती है, एंड देन आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन से एरिया और सेक्टर में जाना चाहते हैं। सो इसी हिसाब से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नीति आयोग, व्हिच वाज द अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग का यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भी है। उसमें क्या होता है, देयर आर डिफरेंट वर्टिकल्स इन नीति आयोग। देयर इज एग्रीकल्चर, देयर इज स्टार्टअप, देयर इज हेल्थ केयर, देयर इज डिफेंस, ऐसे करके डिफरेंट आप चूज कर सकते हैं, और आप चूज कर सकते हो कि आपको किस में जाना है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। और ये ऐसा भी नहीं कि इट इज रिजिड, एक बार आपने चूज कर लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आई थिंक द गुड पार्ट इज आप वो एक्सपोजर लो, आपको समझ में आए कि दिस इज योर एरिया, दैट इज गुड। अगर आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसी तरह से इस इन द लाइन ऑफ दीज कोर्सेज, जैसे मैंने नीति आयोग की बात की, मिनिस्ट्रीज की बात की, गवर्नमेंट
कुछ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है एंड कुछ गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है. सो अगर मैं सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ, तो जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ये पीएसयूज है, इनके थ्रू भी कंसल्टेंट्स हायर होते हैं मिनिस्ट्री में. ओके. नाउ दीज आर द कंसल्टेंट्स जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं एंड दे आर यूजुअली पीपल विद गुड वर्क एक्स. तो कंसल्टेंट्स लेवल पे यूजुअली फ्रेशर्स हायर नहीं होते हैं. तो वहाँ पे ये होता है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन अफिलिएट आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो भी रिक्वायरमेंट होगी बेसिस अ स्पेशलिस्ट पोजीशन, तो आप वहाँ पे जा सकते हो. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट में हर जने के लिए जगह है. आप जनरलिस्ट एटीट्यूड माइंडसेट से आप इनिशियली एंटर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. वर्सेज आप एक स्पेशलिस्ट हो, आपके पास 4 5 8 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उस स्पेसिफिक फील्ड और नीश में भी वहाँ पे एंटर कर सकते हो. सो इसी तरह से गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. इन्वेस्ट इंडिया बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन एजेंसी है. द आइडिया ऑफ हैविंग इन्वेस्ट इंडिया वाज कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करें और इंडिया में ये सारा इन्वेस्टमेंट लेके आए. तो एफडीआई को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया क्या करता है कि इट हैज़ डिफरेंट सेक्टर्स. जैसे हम बात करें तो ऑटोमोबाइल्स, स्टार्टअप्स, हेल्थ केयर, डिफेंस, टैक्सेशन, ये सारे अलग अलग एरियाज हैं इन्वेस्ट इंडिया में एंड इन सब एरियाज के सेक्टर एक्सपर्ट्स है. तो बेसिकली क्या होता है कि आज कोई भी फॉरेन कंपनी है, इट वांट्स टू अंडरस्टैंड कि मुझे इंडिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो व्हाट इज इट दैट आई विल नीड, व्हाट इज द सपोर्ट दैट आई विल नीड, क्या चैलेंजेस मैं फेस कर सकता हूँ ऑपरेशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे. सो दोज आर द थिंग्स जो नेविगेट करता है इन्वेस्ट इंडिया, और वो अंडरस्टैंडिंग उनको देता है कि अगर आप इंडिया में आते हैं तो इंडिया में कौन सी लोकेशन एक तो आपके लिए सही होगी. सो स्टेट स्पेसिफिक रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करना कि अगर कोई टेक्सटाइल्स में कुछ करना चाह रहे हैं तो दीज आर द एरियाज जहाँ पे हमारे टेक्सटाइल पार्क्स है, तो मे बी आप यहाँ पे कुछ अप्लाई करो. एंड डिफरेंट स्टेट्स है तो डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट पॉलिसीज होगी टैक्सेशन को लेके, तो कौन सा कंड्यूसिव आपके लिए होगा. सो ये सारा जो है ये दिस गेट्स कवर्ड इन द ब्रॉड एरिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी. So you participating in that forum, you can choose. I want to go to Yes, Invest India yes, correct, program like correct, that. Okay. yes, And absolutely. this is open to everybody. This is open to everybody, but again depending upon कि आप क्या फील्ड किस डेजिग्नेशन पे जाते हो, रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी चीज़ें अलग हो सकती है. Okay. So So suppose आप कोर फाइनेंस में गए तो सीए अगर आपके पास है तो इट इज बेनिफिशियल. तो इट इज़ ऑब्वियसली बेनिफिशियल, और आपको इंटरव्यू में भी क्रैक करना इजी होगा, आपको फेवर मिलेगा क्योंकि दे अंडरस्टैंड आप उस बैकग्राउंड से आते हो. तो Perfect. दैट बिकम्स एडवांटेज टू समबडी हु इज अ सीए. Okay. इसके साथ में आपने ऑलरेडी यू आर गाइडिंग सीए स्टूडेंट्स. राइट. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती है एक बार सीए बनने के बाद? क्या कंफ्यूजन होता है, क्या चैलेंज आता है, वो आप थोड़ा बताइए. करेक्ट. सो आई थिंक मेरे लिए मेंटोरशिप जो है इट्स लाइक समथिंग दैट आई एम रियली पैशनेट अबाउट. क्योंकि मुझे जब सीए जर्नी में मैं था तो मुझे ये लगता था कि बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज और इतना ज़्यादा गाइडेंस है, तो देर इज़ दैट प्रॉब्लम ऑफ अबेंडेंस जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाता है कोई भी स्टूडेंट एंड ही डजंट नो कि उसको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. सो आई थिंक मेरा आइडिया ऑफ मेंटोरशिप इज अगेन टू गिव समबडी दैट क्लैरिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस स्टेज पे, कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए एट दिस स्टेज, हाउ शुड यू गो अबाउट इट. सो आई थिंक पोस्ट सीए जर्नी जो मैंने सबसे बड़ा चैलेंज देखा है, आई थिंक वन इज थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स. क्योंकि उनको ये लगता है कि हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, वी आर गुड एट व्हाट द टेक्निकल स्किल्स, बट जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो थोड़ा हम लैक कर जाते हैं पीछे. Right. क्योंकि सीए कोर्स का कभी भी फोकस कोर या सॉफ्ट स्किल्स पे इतना ज़्यादा नहीं रहा है. इट हैज़ ऑलवेज बीन मोर ऑन द हार्ड स्किल्स एंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सो आई थिंक एक चैलेंज मैं ये देखता हूँ. सेकेंड चैलेंज यूजुअली ऑल्दो अब इतना ज़्यादा नहीं रहा, इज द प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस. कि अभी भी मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ फ्रेशली क्वालिफाइड सीएज they still don't know कि there are other areas also which they can pivot into. अभी भी जो ट्रेडिशनल एरियाज है ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, Right. यही सब उनको लगता है कि these are the areas which they cannot go in, which only they can go into. बट सो मेंटोरशिप में मेरा एक फोकस ये भी रहता है कि आई इंट्रोड्यूस देम टू दीज अदर फील्ड्स. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी इस पब्लिक पॉलिसी फील्ड में हूँ तो आई गिव देम दैट गाइडेंस, देन आई टेल देम कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग है, these are also the areas that you can venture out into. And I think CA होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका टेक्निकल साइड बहुत स्ट्रांग होता है. So what you only need to work on is your soft skills and the communication part of it.
राइट? अगर आई थिंक आप उस पर वर्क कर जाते तो देन आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अदर एरियाज रियली इंप्रूव हो जाते हैं. सो दैट्स हाउ मेरे लिए मेंटोरशिप होता है, एंड ये मेरा आइडिया रहता है मेंटोरशिप का कि मैं डाउट्स और कंफ्यूजन क्लियर करूँ. आई हेल्प देम गिव दैट कॉन्फिडेंस एंड हेल्प देम टू फोकस ऑन द कम्युनिकेशंस Right. पार्ट ऑफ इट. और अभी जो आप काम कर रहे हो कंसल्टिंग फर्म के साथ, विच इज फोकस ऑन पब्लिक पॉलिसी, करेक्ट. वहां पे क्या हो रहा है? ओके. सो पब्लिक पॉलिसी में हम बेसिकली द major chunk of our work is on the advocacy part. So basically what we do is, as a consulting firm, we act as a bridge between the government and the private sector or the private clients that we have. So basically it is again कि कुछ ऐसा है where the private players are facing problem policy level पे. Now they obviously cannot go and reach out to the government directly because government एक बहुत huge stakeholder है. And how usually government operates is कि it needs a wide consensus from people. तो government के लिए वो industry wide consensus obtain करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. So I think one of the things that we do as part of our exercise is the stakeholder management and the stakeholder engagement. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सबसे पहले एनालाइज और अंडरस्टैंड करते हैं कि जो प्रॉब्लम है, इज दैट समथिंग जो ओनली क्लाइंट स्पेसिफिक है या दैट्स एन इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू. कि क्या वो सिर्फ उसी क्लाइंट को फेस हो रहा है या ये ऐसी प्रॉब्लम है जो एंटायर इंडस्ट्री फेस कर रही है. सो इफ आई हैव टू गिव यू एग्जांपल, आई थिंक जब ये 28% जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पे, सो आई थिंक दैट इज समथिंग जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही शेक कर दिया था और पूरी इंडस्ट्री को एज अ होल इम्पैक्ट किया था. सो अब जब हमारे कोई क्लाइंट्स है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में, व्हाट वी डू इज कि हम सिर्फ उनके लिए सॉल्व नहीं कर रहे, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कंसेंसस एंड सॉल्व फॉर द एंटायर इंडस्ट्री. तो उस केस में हम गवर्नमेंट को ये पोर्ट्रे करते हैं या ये साइड दिखाते हैं कि इंडस्ट्री एज अ होल इज सफरिंग. इट इज नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर क्लाइंट, इट इज द इंडस्ट्री एज अ होल विच इज गेटिंग इम्पैक्टेड, विच इज सफरिंग इस डिसीजन की वजह से. सो देन इसके बाद इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग, बिल्डिंग योर केस कि हम गवर्नमेंट को क्या रियली दिखाए, कि हाउ डू वी पुट आवर केस, कि कैसे. अब उसमें बहुत सारे फाइनेंस एंड कोर स्किल्स भी काम आते हैं जहाँ पे नंबर क्रंचिंग और ये सारा एनालिसिस इन्वॉल्व होता है. सो देयर समथिंग जहाँ पे आप फाइनेंस और आपके ये वाले स्किल्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से वन ऑफ द इंटरेस्टिंग केसेस जो मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ जिस पे इज़ द रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री. सो रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री का भी मेजर पेन पॉइंट ये चल रहा है कि दे हैव 5% GST rate without ITC, whereas if you talk of a few years post GST, it was 12% with ITC. So what is ITC, sorry? Input tax credit, जो अच्छा, usually अच्छा, VAT okay. और GST पे. So they don't get credit when they they don't pay get GST. credit, they're just paying flat 5% GST. Whereas what their demand is, they want to pay, they're okay with paying 12% GST, but they want input tax credit because then that, according to them, will ultimately reduce the food prices of their product. गवर्नमेंट ने जब 5% ITC विदाउट 5% GST विदाउट ITC लेके आई थी, तो उनकी थिंकिंग ये थी कि बहुत ज़्यादा चोरी होती थी रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री में, बिकॉज इट्स नॉट अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री. अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करो तो 66% इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड, जो शायद टैक्सेस पे नहीं कर रहे, जो हमारे ये रोड साइड ये सारे होते हैं या ODP वाले ये वाले रेस्टोरेंट्स जो होते हैं स्मॉल लेवल पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो बेसिकली GST नहीं दे रहे. तो गवर्नमेंट की थिंकिंग ये थी कि हम उस रीजन से ला रहे हैं ताकि हम इन सबको टैक्स नेट में ला सके. बट व्हाट द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वांट्स इज कि हम 12% पे इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट होता है, जितने भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, उसमें हम GST बेनिफिट्स ले सके ताकि, सो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प देम रिड्यूस द प्राइस. तो नाउ हाउ द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज पोजिशनिंग देमसेल्व्स इज कि तो वो ये बता रहे कि एक्सचेकर को इससे लॉस नहीं होगा, एंड ऑफ द डे द एक्सचेकर विल ओनली स्टैंड टू बेनिफिट. Because I think government का the very first point of thinking will be कि they would not want कि उनके treasury में कोई loss हो, कि ऐसा कुछ implement हो जिससे collection कम हो जाए. So I think restaurant industry को उस first level पे वो convince करना होगा government को कि it will not be a loss to the exchequer. And secondly, government के लिए जो सबसे बड़ा stakeholder, it is the आम जनता, the general public. तो उनको ये burden नहीं हो कि additional burden नहीं feel हो पब्लिक पे कि एकदम फूड प्राइसेस इंक्रीज हो जाए उस वजह से. तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को ये कंसेंसस बिल्ड करना होगा कि व्हाइल वी आर डूइंग दिस, हम ये इंश्योर करेंगे कि हम फूड प्राइसेस को इंक्रीज ना करें, हम फूड प्राइसेस को उसी लेवल पे करें. तो देन ये सारा नंबर क्रंचिंग और बहुत सारा मैथ्स और एनालिसिस इन्वॉल्व हो जाता है नंबर्स लेवल पे कि आप कैसे करते हैं. तो
दिस इज दैट इंटरेस्टिंग स्पेस जहाँ पे आपको लगता है कि आप पब्लिक पॉलिसी में भी काम कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपके ये फाइनेंस और ये नंबर क्रंचिंग एनालिटिकल स्किल्स भी आपके काम आ रहे वंडरफुल। मतलब ये फील्ड में आपको सीएस के अलावा हैं। और कौन कौन दिख रहा है? राइट। तो आई थिंक इसमें मैं दो सेट ऑफ पीपल देख पा रहा हूँ। वन इज जो प्रोफेशनल लोग हैं, सीएज, और जो सीए से भी ज़्यादा द प्रोफेशनल्स हु आर डोमिनेटिंग दिस फील्ड इज लॉयर्स। सो अ लॉट ऑफ लॉयर्स आर इनटू द फील्ड ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उसका रीज़न ये है कि पब्लिक पॉलिसी इज समथिंग विच इज़ लिंक्ड टू लॉ, which is linked to interpretation of the law, understanding and those nuances. तो बराबर। या तो लॉयर्स उसमें बहुत अच्छे होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उस फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी एट दिस स्टेज अ लॉट ऑफ lawyers are there as part of the public policy, and second number पे I would say there are chartered accountants. So one is this area of the professionals who are there. Second, I think, are those people who are more from say a generalist background. Okay, so इस फील्ड में there are also people जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो अगेन बहुत स्पेसिफिक फील्ड हो गया, बहुत नीच फील्ड हो गया। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोग यूजुअली वो होते हैं जो रिसर्च स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो जितने भी रिसर्च टूल्स होते हैं, आर, स्टैटा, पाइथन, स्टैटिस्टा, ये जितने भी टूल्स होते हैं और इन टूल्स को आप यूज करते हो फॉर योर एनालिसिस टू अराइव एट अ डिसीजन, दोज आर द पीपल जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से इसमें बहुत अच्छा कर लेते हैं। राइट। एंड देन देर इज अ सेकेंड सेट ऑफ पीपल जो शायद बहुत जनरलिस्ट है, मे बी उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स परस्यू किया है या फिर मोर टू डू विद यू नो जनरल सेट ऑफ सब्जेक्ट्स परस्यू किया है, एंड दे वांट टू एंटर एंड कीप देयर एरियाज ब्रॉड। सो वो भी एक सेट ऑफ पीपल है जो पब्लिक पॉलिसी की फील्ड में। बट आई थिंक ओवर द टाइम 3-4 साल बाद जब आप इस फील्ड में हो जाते हो तो यू इनवेरिएबली बिकम अ सेक्टर इन दिस एक्सपर्ट। सो अल्टीमेटली यू माइट स्टार्ट एज अ फ्रेशर जब आपका कोई कोर एरिया नहीं हो, बट इवेंचुअली द आइडिया की 3-4 साल में आप एक पर्टिकुलर सेक्टर के एक्सपर्ट बन जाए। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन के अगर कोई सीए है या कोई फाइनेंस फील्ड से आ रहा है प्रोफेशनल कोर्स करके, करेक्ट, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज जब वो देख रहे हैं, न्यू एरियाज में जा रहे हैं, क्या 2-3 चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? राइट। सो आई थिंक ऑन टॉप ऑफ माई माइंड जो मुझे याद आ रहा है कि वन ऑफ द थिंग्स इज कि आपको इन जनरल अवेयर होना पड़ेगा चीज़ों को लेके। एंड दैट आई एम सेइंग नॉट जस्ट बिकॉज कि आप किसी और फील्ड में जाना है, बट इवन इफ आप अपने कोर सीए फील्ड में भी हो, सो आई थिंक आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आई थिंक अभी वो टाइम नहीं रहा कि आप बस सिर्फ अपने ही एरिया में रेस्ट्रिक्ट होके बस उसी में आप बन गए। आई थिंक अब आपको दूसरे एरियाज और दूसरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक वन इज़ दैट कि आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द कंट्री इन जनरल, की मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्या चीज़ें हो रही है, पॉलिसी लेवल पे क्या चीज़ें हो रही है। सो इन जनरल यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद व्हाट्स हैपनिंग इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। सो वन इज दैट। सेकेंड, आई थिंक कॉन्स्टेंटली अपस्किलिंग, अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिनेंस फील्ड से ही आते हैं तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट है, बट देन देर आर ऑल्सो डिफरेंट एरियाज जहाँ पे आप वेंचर आउट कर सकते हैं, तो आपको उस एरिया का कोई कोर्स करने से वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप अपस्किल कर सकते हैं। सो आई थिंक द आइडिया इज कि वाइल आपको एक्सपर्ट बनना है इवेंचुअली डाउन द लाइन 4-5 साल बाद, बट एट द सेम टाइम आपको अपस्किल करके दूसरे एरियाज के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड, इन जनरल मुझे लगता है ओपन माइंडेडनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट पर्सपेक्टिव। अगेन दैट कम्स इफ यू रीड अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। So I think one of the habits जो सबको cultivate करनी चाहिए is reading a lot of different things and different areas जिससे आपका वो perspective build हो। Okay. So different books, different articles, finance articles, non-finance articles, research papers and all of this, क्योंकि उससे आपका opinion और उससे वो perspective build होता है which helps you navigate, and उससे क्या होता है कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो तो आपको उसमें भी हेल्प मिलती है। आप वहाँ पे भी बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप वो वाले पर्सपेक्टिव्स, वो वाले थॉट्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आई थिंक इफ यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग थिंग्स रादर देन हैविंग अ साइलो बेस्ड अप्रोच, इफ यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग एंड सीइंग कि कहीं ना कहीं को रिलेशन है चीज़ों के बीच में, सो आई थिंक वो इंटरलिंकेजेस से आप अपने जॉब, अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड और इवन आप किसी तरह की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इन जनरल आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू गवित, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। ये बहुत लोग हेल्प करेगा in terms of understanding the new areas that where they can enter। जैसे आपकी जर्नी रही है फ्रॉम सीए टुवर्ड्स पब्लिक पॉलिसी, और जो यूपीएससी प्रेप है, ये कुछ नया जो किया है वो बहुत हेल्प करेगा लोगों को।
So thank you very much for taking. Thank you so much, sir. My pleasure.